64। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल से दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इसके दबाव को सहन कर सकती हैं। हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ठीक है, वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा में दबाव डालता है परंतु हम दबाव का अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्तचाप इस वायु दाब को संतुलित कर देता है परंतु हम जल के अंतर वायु दाब का अनुभव करते हैं क्योंकि जल में वायु दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। तापमान में अगला क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। सही है, कथन सही है और निष्कर्ष कथन की सही व्याख्या करता है। तापमान वृद्धि के साथ श्यानता मतलब श्यानता घट जाती है, श्यानता घट जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। ये गलत है परंतु आर सही है। तापमान में वृद्धि के साथ किसी भी द्रव की श्यानता बढ़ने बजाय घट जाती है तथा तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। गलत है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कमरे के सामान्य तापक्रम पर एवं वायु दाब में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसे 5 मिनट तक उबाले तो या 25 मिनट तक वायु दाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है। ठीक है, वायु दाब के परिवर्तित होने पर क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायु दाब होने पर उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी जबकि निम्न वायु दाब की दशा में उबाल बिंदु या ऊष्मा की मात्रा घटेगी। कुल मिला के ये है कि प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। इतनी बात समझिए। ठीक, प्रेशर जो है क्वथनांक के समानुपाती होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है। अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, नीचे दिए कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ए, प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है। ठीक है, एबोनाइट का हत्था लगा होता है, एबोनाइट मजबूत होता है। कथन और कारण दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, खाना बनाने के लिए बर्तनों जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट का हैंडल लगा होता है क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एबोनाइट जो मजबूत पदार्थ होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल एवं उस पर रखा गया वजन। ऊपर के छेद का क्षेत्रफल एवं पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन एवं पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊपर के जो सीटी होता है उसका जो छेद होता है उसका क्षेत्रफल और उस पर रखा गया और सीटी का वजन इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा, डिटेल है। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान में खाद्य पकाए जाते हैं मतलब खाना पकता है वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर, ज्वाला के तापमान पर, ढक्कन के भार पर, उपरोक्त तीनों पर। ज्वाला तापमान ए और सी पर, मतलब 1 और 3 पर। ज्वाला का तापमान पर नहीं निर्भर करता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से
10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो बीच में क्या 4 डिग्री सेल्सियस भी आएगा। ठीक, तो इसका जो आयतन है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, घनत्व मैक्सिमम होता है और आयतन मिनिमम होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो है पहले घटेगा, पहले घटेगा, फिर क्या होगा, फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो जल को जो तापमान है 3 डिग्री सेल्सियस है, 9 से 3 हो रहा है। ठीक, बीच में 4 भी होगा। 4 पर घनत्व जो है मैक्सिमम होता है, तो आयतन क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो तापमान जो 9 से गिरा करके मतलब कितना कर रहे हैं, पहले 3 कर रहे हैं। ठीक, तो आयतन जो है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 100 अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल की उष्मा में की मात्रा एक समान होती है। गलत है। 100 डिग्री सेल्सियस भाप में क्या होगी, गुप्त उष्मा होगी, भाप की उष्मा ज़्यादा होगी। ठीक है, बर्फ़ की संघनन की गुप्त उष्मा जल की वाष्पन की गुप्त उष्मा के बराबर होता है। गलत। बर्फ़ की संघनन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, जबकि वाष्पन की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, वातानुकूलन में कक्ष में वाष्पित्र कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर उष्मा का निःसरण होता है। कौन सा उत्तर सही है, केवल 3 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ये पानी क्या जमने पर क्या फैलता है, जब पानी जमता है तो उसका क्या आयतन फैलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर क्या होता है, जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक, पानी का स्तर नहीं बदलता, वही रहेगा। जल से भरे गिलास में गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन पूर्ववत रहता है, फलतः पानी का स्तर वही रहता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में, अगला क्वेश्चन है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल जो है पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बी सही है। सूर्य द्वारा प्राप्त उष्मा को पृथ्वी क्या है, अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण के द्वारा उष्मा उत्सर्जित करती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित की गई उष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल प्रभावित करते हैं, इसलिए जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित वाली रातें अधिक गर्म होती हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती, क्योंकि बादल जो है उष्मा को पृथ्वी द्वारा जो विकृत उष्मा होती है उसको क्या करता है, वापस कर देता है। तो बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण को रोकते हैं। बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात में गर्मी का विकिरण करते हैं। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा उष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल हवा की गति को अवरुद्ध कर देता है, उष्ण बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण करते हैं, विकिरण रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 अन्य की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी प्रभावित करता है। ठीक है, रेत का रेगिस्तान, धान की खेती, मतलब बोल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा उष्मा को रोशनी को प्रभावित करता है। ठीक है, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि, प्रेरी भूमि। ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि क्या सफ़ेद होती है, ठीक है, और सफ़ेद रंग जो होता है उष्मा को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एल्बिडो बोलते हैं इसको। ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को प्रभावित करती है। उसके बाद रेत का रेगिस्तान 30 से 40%, प्रेरीय भूमि 20 से 25%, धान के खेत 10 से 20% का क्रम आता है।
वैज्ञानिकों ने सतह द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को अल्बिडो का नाम दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की परावर्तित सतहों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को अल्बिडो कहते हैं। ठीक, अल्बिडो का अर्थ है सफ़ेदी। ठीक, कोई सतह कितनी सफ़ेद है, बर्फ का अल्बिडो उच्च होता है। ठीक है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, शोषण की दर घट जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, शोषण की दर घट जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। फसल कटाई के बाद भी फसल शोषण करते हैं, सही, फसल सांस लेते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। शोषण की दर जितनी अधिक होगी, फलों को पकने एवं उनके क्षय होने की दर भी उतनी अधिक होगी। ठीक, शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन एवं कम शोषण दर वाली परिस्थितियों में फल को अधिक समय तक संरक्षित किया जाता है। ठीक, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि शोषण दर का ह्रास होता है। ठीक, ऑप्शन में सी सही है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी। गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होती है। गुब्बारे के अमाप एवं आकार पहले से ही समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जब पॉलीथीन से जब हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा पृथ्वी के स्तर से छोड़ते हैं तो क्या होता है, गुब्बारे के माप में धीरे धीरे वृद्धि होती है ऊपर जाने पर और गुब्बारा क्या फट जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी से स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। इससे गुब्बारे के माप में वृद्धि होती है। ठीक, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, सही बात है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं। नहीं, निष्कर्ष गलत है। नहीं, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और जो कथन है कारण जो है उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन बी सही है, सी सही है। ठीक, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार सेल्यूलोज के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं। गलत है। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं किंतु उष्मा का कुचालन इनके रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। ये सही है। प्रोटीन तो बने होते हैं पर इनके मध्य क्या होता है, हवा भरी होती है, हवा के बबल्स होते हैं जो उष्मा का कुचालक होते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, ध्यान से पढ़ेंगे। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। ठीक, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होती है। बताइए कौन सा सही नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ठीक, क्योंकि आर्द्रता जब बढ़ती है तो घनत्व क्या बढ़ता है और जब घनत्व बढ़ता है तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ वायु की घनत्व में कमी आती है। ठीक, कमी आती है जबकि अन्य प्रश्न में विकल्प सही है। अगला, कमरे पर रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप किसी कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरा को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म करेंगे ना तो ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर तक गर्म किया जाए कि मूल आयतन प्राप्त कर सकें। तो V1/T1 = V2/T2। ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस का मूल का आधा हो रहा है तो 27 300 केल्विन बटे मूल का आधा हो गया ना। वापस उसी तापमान तक लाने के लिए कितना, तो T=600 केल्विन -273 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है,
अगला चैप्टर है तरंग गति। तरंग गति, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचित होता है। ठीक, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचित होता है। ठीक, तरंग मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ है। ठीक, उत्पन्न हुआ विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक, जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है वह यांत्रिक तरंग होती है। ठीक, यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में ही संचित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यांत्रिक तरंगें जो हैं इनको चलने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगें केवल ऊर्जा एवं संवेग संचरण होता है, द्रव्य का नहीं होता है। ठीक, ये फिर से देख लेते हैं। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। आगे बात समझें। अब यांत्रिक तरंगें जो होते हैं किसी इनको संचरण के लिए, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। भौतिक माध्यम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। यांत्रिक तरंगें केवल ऊर्जा और संवेग का संचरण करती हैं, द्रव्य का नहीं। अगला, जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगें हैं। यांत्रिक तरंगों के प्रकार, जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचित होता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक, कणों के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ, किसी माध्यम यांत्रिक तरंगें के संचित होने पर माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत, याद रखना अनुप्रस्थ मतलब लंबवत। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचित होने के पर माध्यम के कण के तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तानी हुई डोरी या रस्सी में कंपन। ठीक, नंबर 2, पानी की किसी सतह पर उत्पन्न तरंगें भी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक, अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं, ठीक, जिनमें दृढ़ता होती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। ठीक, द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगें केवल उनके भीतर नहीं, केवल उनकी सतह पर बनती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या है, केवल ठोसों में और द्रवों की ऊपरी सतह पर बनती हैं। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें नहीं बनती हैं। ठीक, अनुप्रस्थ तरंगें विद्युत चुंबकीय हो सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें में माध्य स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को स्रंग कहते हैं तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को गर्त कहते हैं। ठीक, किसी तरंग के लिए दो लगातार सरंगों तथा गर्तों के बीच की दूरी को नियत होती है, जिसे अनुप्रस्थ तरंग की तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते सरंग, जो सबसे नीचे गया इसे बोलते गर्त। ठीक है, फिर सरंग, दो लगातार सरंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचित होने पर माध्यम के कण जो हैं तरंग चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। तरंग चलने की दिशा के समानांतर कंपन, तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, माध्यम यांत्रिक तरंगें के संचित होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यहाँ पर यांत्रिक तरंग के संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर या अनुदिश कंपन करते हैं उसकी दिशा में, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी स्प्रिंग को खींच कर छोड़ने पर उसमें उत्पन्न तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक, ये संपीड़न और विलयन से मिलकर बनी होती हैं। दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, या दो क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर पास पास हैं वे स्थान संपीड़न की दिशा कहे जाते हैं। जिन स्थानों पर चक्कर मतलब स्प्रिंग के चक्कर दूर दूर हैं उन्हें विलयन बोलते हैं। ठीक, एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी
अथवा एक विलयन से दूसरे समीपवर्ती विलयन की दूरी अनुदैर्ध्य तरंग की तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग सभी प्रकार के माध्यमों में, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुदैर्ध्य तरंग सभी प्रकार के माध्यमों में ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोसों में और द्रव की ऊपरी सतह में उत्पन्न की जा सकती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है। फिर से एक बार सुन लो, अनुदैर्ध्य तरंग तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव, गैस में, जबकि अनुप्रस्थ तरंगें ठोसों में और द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग हमेशा यांत्रिक तरंग होती हैं। ध्रुवों पर अनुप्रस्थ तरंगें का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचित हो सकती है। आवर्तकाल, ठीक, बड़ा पैसा। किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, किसी माध्यम में तरंग संचरण होने की दिशा में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से दिखाते हैं। आवृत्ति, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? आवर्तकाल, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। किसी माध्यम में तरंग संचित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, ठीक, उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन से दिखाते हैं। स्मॉल एन इक्वल टू 1/t होता है और इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और एक और मात्रक होता है सेकंड इनवर्स बोलते हैं इसको। यदि कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल t है, आवृत्ति n है और तरंगदैर्ध्य लैम्डा है तो v इक्वल टू n लैम्डा होता है। ठीक, n क्या है? यहाँ n आवृत्ति है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य है। n आवृत्ति है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य है। v क्या है? v माध्यम की तरंग की चाल है। चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंगदैर्ध्य। और n इक्वल टू 1/t होता है तो v इक्वल टू n लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे? v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये कैसी तरंगें होती है? ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक, यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? जिनके संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें इत्यादि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ठीक है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं और उनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल जो प्रकाश है वो किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। ठीक है, और प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल को दिखाते हैं c से, और उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी तरंग, कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? तो दीर्घ रेडियो तरंगी की तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और उनकी आवृत्ति सबसे कम होती है। जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है उसकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम होती है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? गामा किरणों की सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है। ठीक है, और इनकी आवृत्ति क्या सबसे अधिक होती है? यहाँ से जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी और जबकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो गामा किरणें छोटे बना लेते हैं। गामा, एक्स, यूवी, विजिबल रेज, वीआर, इंफ्रारेड रेज, माइक्रो तरंगें। ठीक है, माइक्रोवेव और
रेडियो तरंगे, ठीक है। तो गामा रेज की सबसे क्या होती है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इधर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी। पहले नंबर पर गामा रेस, फिर एक्स रे, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश की दृश्य प्रकाश अवरत किरणें, और उसके बाद तो माइक्रोवेव मतलब लघु तरंगें, लघु तरंग के बाद रेडियो तरंगें, लघु रेडियो तरंगें, लघु रेडियो तरंग के बाद टेलीविज़न और एफएम रेडियो, फिर रेडियो तरंगें, फिर दीर्घ रेडियो तरंगें। दृश्य प्रकाश जो होता है वो 390 एंगस्ट 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और 700 नैनोमीटर किसका होता है, लाल का होता है। यहाँ से देख लेते विबग्यो लगा लो। ठीक, यहाँ पे 6 रंग दे रखा है, एक रंग नहीं दे रखा है, ठीक। बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ठीक। ब्लू दे रखा तो इंडिगो का नहीं दे रखा है, इंडिगो से जामुनी होता है। चलो यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं। यांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक। देखते हैं, रेडियो तरंगें नहीं है, एक्स तरंगें ए भी नहीं है, ध्वनि तरंगें हैं। ध्वनि तरंग कैसी है, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं, जबकि रेडियो और एक्स रेज और प्रकाश तरंगें कैसी हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है रेडियो तरंगें, ध्वनि तरंगें, गामा किरणें, एक्स किरणें, ध्वनि तरंग है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं, जिनके संचरण के लिए, जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक ही किरणें हैं ध्वनि तरंगें, इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये यांत्रिक तरंग होती हैं, ठीक। याद रखो हमेशा ध्वनि तरंग जो है ये यांत्रिक तरंगें होती हैं, यांत्रिक होती हैं। अब ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य। यांत्रिक में भी अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति, ठीक, ऑडिबल रेंज की उच्च सीमा से 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक तरंगें कहते हैं, ठीक। गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं, बताओ। क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समता मंडल, आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ऑप्शन भी सही है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, ठीक। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है, यहाँ पर हवा की विद्युत आवेशित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को प्रदर्शित किया जाता है कहाँ से, मतलब वही रेडियो के बारे में पूछ रहा है, रेडियो तरंगे के बारे में पूछ रहा है। जो रेडियो तरंगे हैं, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल, आइनोस्फेयर आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, एक्सोस्फेयर वायुमंडल। समताप मंडल में ओजोन मंडल होता है, ओजोन परत होती है, ठीक है। तो आयोनोस्फेयर सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ये रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए आयन मंडल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं हो सकती है, मतलब वे तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वह तरंगे के लिए कौन सी होंगी, वह तरंगे होंगी यांत्रिक तरंगे, ठीक। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो ध्वनि तरंगे जो है शून्य में संचरण नहीं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण, ठीक, अनावश्यक कण, आवेशित अनावश्यक कण दोनों हो सकते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉस्मिक किरणें होती हैं, अंतरिक्ष किरणें होती हैं, वो कैसी किरणें होती हैं, आवेशित किरणें होती हैं, ठीक है।
कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के अवशिष्ट कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ठीक है, अब कभी सीधे से पूछ लेगा कॉस्मिक किरणें किस प्रकार की किरणें हैं, विद्युत चुम्बकीय, ठीक, या अंतरंगे हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये केवल उच्च ऊर्जा के अवशिष्ट कण होते हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, गलत हो गया भाई। अभी हमने पढ़ा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, केवल उच्च ऊर्जा के अवशिष्ट कण हैं। उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ठीक, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले, उनकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती, सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशिष्ट कणों से बनी होती है, ये भी सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। कॉस्मिक किरणें जो हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। परा उच्च आवृत्ति, ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं भूत रंगों के पृष्ठ के रूप में, आकाश रंगों के रूप में, अंतरिक्ष रंगों के रूप में, या पृष्ठ रंगों के रूप में। तो अंतरिक्ष रंगों के रूप में परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं। ठीक है, अगला दो उत्तरोत्तर या दो उत्तरोत्तर सुरंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। ठीक, माध्यम में किसी कण के एक कंपन को पूरा करने में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, यह दो उत्तरोत्तर सुरंग या गर्तों के बीच की दूरी होती है। इसे लिम्डा से दिखाते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, और इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये दिन रात में चल सकती हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग यही होता है, तो इनका चाल यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टलीकरण, ठीक, क्रिस्टलोग्राफी या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों के परमाणु का विन्यास का अध्ययन किया जाता है एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा। वैसे एक्स किरणों की कौन सी घटना, विवर्तन की घटना, विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सी तरंग के प्रयोग करते हैं भाई, अब उसका नाम ही रडार है। रडार का फुल नेम क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो कौन सी तरंग के प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंग प्रयोग करते हैं। रेडियो तरंग क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे लंबी होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों या विशेषता रेडियो तरंग की सहायता से स्थिर या गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। ठीक है, ये यूवी जब ओजोन का क्षय हो जाएगा तो पृथ्वी के धरातल पर कौन सी किरणें आएंगी, तो यूवी आएंगी। यूवी किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, यहाँ देखते हैं। हम लोग जो ग्राफ में देखा था यूवी की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, बताइए। ये अपनी है यूवी किरणें। ठीक, इनकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, 10⁻⁻8। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य में है, मिलियन में है। ठीक है, मीटर में। इसको चेंज करेंगे हम लोग, की पावर 8, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें उसके तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। UVA, ठीक, इन विकिरणों की तरंगदैर्घ्य 320 से 400 नैनोमीटर होती है। ठीक है,
यह विकिरण सुरक्षात्मक ओजोन परत से लगभग अप्रभावित रहता है और यह पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाती है। UVB 280 से 320 नैनोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण होता है। ठीक, आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक, परंतु इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पहुंच जाती है। UVC सबसे खतरनाक है ये। इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 100 से 280 नैनोमीटर होती है। यह तरंगदैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक, संताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने पर पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 100 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 100 नैनोमीटर होती है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, तो 100 नैनोमीटर कितना 10⁻⁻7 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रिय दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये उसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। ठीक है, C नंबर। इंफ्रारेड वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगें एक प्रकार की तरंगदैर्घ्य है, दृश्य प्रकाश से अधिक होती। इनकी तरंगदैर्घ्य जो होती है दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। तो इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। माइक्रोवेव वे चुंबकीय तरंगें हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है कितनी है? 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो सीधे तो क्वेश्चन पूछ लिया उस चार्ट से। माइक्रोवेव एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक के मध्य होती है। अलग अलग स्रोत विभिन्न आवृत्ति के माइक्रोवेव रेंज को माइक्रोवेव के रूप में प्रदर्शित करते हैं, किंतु उपयुक्त व्यापक परिभाषा के अनुसार UHF तथा EHF मिलीमीटर वेव दोनों बैंडों को शामिल किया गया है। ठीक है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त कौन सी तरंगें हैं बताइए? दृश्य प्रकाश तरंगें हैं, इंफ्रारेड हैं, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट रेव है। तो इंफ्रारेड रेव है। ठीक है, सॉरी माइक्रोवेव है दूर संचार के लिए। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते समय बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीने छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल की दिशा को विचलित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। बरसात में रेडियो तरंगें वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से पूर्णतः उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा से विचलित करने में सक्षम होती हैं। इन कारणों से बरसात में वह उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, FM प्रसारण सेवा में ठीक है प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है कितना प्रतिशत बताइए? 88 से 108 ठीक मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होती है। आंतों के रोग के निदान के लिए निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सी किरणों का उपयोग करते हैं आंतों के रोग के निदान के लिए? एक्स किरणों का, अल्फा किरणों का, बीटा किरणों का कि गामा किरणों का? ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है, एक्स किरणों का। एक्स किरण एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह चिकित्सा में आंतों के रोग के निदान के लिए प्रयोग की जाती हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सीटी स्कैन को बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी। विशेष प्रकार की एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है। ठीक, या रोगों को पता लगाता है। अगला चैप्टर है ध्वनि। ठीक, ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो सुनने की संवेदना पैदा करती है। ठीक है, जो सुनने की या श्रवण की संवेदना पैदा करती है। ध्वनि जो है तरंग के रूप में गमन करती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है जिससे पदार्थ जिसमें से होकर ध्वनि गमन करती है माध्यम कहलाता है। ठीक है, जिसमें से होकर ध्वनि गमन करती है वो क्या कहलाता है? वो माध्यम कहलाता है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। ठीक है, और ये क्योंकि उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस। ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरण कर सकती है। ध्वनि की चाल जो होती है उस माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक,
जिसमें से होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल क्या है? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें से वह होकर गुजरती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम होती है, सबसे कम गैसों में होती है। ठीक, अब वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, ध्वनि की वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। ठीक, ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का ताप बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। ठीक, ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है उसमें ध्वनि की चाल क्या बढ़ती है? ठीक, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक, 2 पॉइंट मिल गए। ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड, 22 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर 1284 मीटर पर सेकंड, समुद्री जल पर ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड, एल्युमिनियम पे 6420 मतलब 6420 मीटर पर सेकंड, लोहे पर 5950 मीटर पर सेकंड, स्टील पे 5960 मीटर पर सेकंड। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में होती है। कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आता है स्टील 5960 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आता है लोहा 5950 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आता है समुद्री जल 1531 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आता है हाइड्रोजन 1284 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आता है वायु 340 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आता है ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु की चाल 331 मीटर पर सेकंड। आप कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? दे देगा ऑप्शन 331 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड, 0 और 400 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, इसलिए ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? निर्वात में 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला ध्वनि की आवृत्ति परिसर। ठीक है, ध्वनि तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है। श्रव्य तरंगें वो होती है जिनको मनुष्य क्या सुन सकता है, वह श्रव्य तरंगें होती हैं। ठीक, इनकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच तक होती है। ठीक है, मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगें नहीं सुन सकता क्योंकि ये तरंगें कान के पर्दों को संवेदित नहीं करती है। एक बार, श्रव्य तरंगें वे तरंगें होती है जिनको मनुष्य सुन सकता है। ठीक, उन्हें श्रव्य तरंगें बोलते हैं और इनकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इससे कम आवृत्ति वाली तरंगें जो होती मनुष्य के कान को संवेदित नहीं कर पाती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगें इतनी अधिक होती हैं कि कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सके। अवश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव, अवश्रव्य। ठीक है, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है, जैसे व्हेल, गेंडा, हाथी अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। प्रायः यह देखा गया कि जब कुछ जंतु भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं, वास्तव में भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगें से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती हैं। पराश्रव्य तरंगें वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक, उन्हें पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं और चमगादड़ जो होता है इसको रात में दिखता नहीं है, फिर भी यह अपने इनके जो पंख होते हैं ये पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं और इन्हीं के सहारे उड़ते हैं। ये पराध्वनि के अनुप्रयोग,
पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं जो ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि का व्यापक उपयोग किया गया है। ठीक, पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से प्रसारित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को ईसीजी कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का फुल नेम पूछ लेता है। ईसीजी का फुल नेम क्या होता है? इकोकार्डियोग्राफी। और कार्डियो संबंध हृदय से होता है, तो ईसीजी किसके लिए है? हृदय के लिए है। ठीक है, पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से प्रसारित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इकोकार्डियोग्राफी का ईसीजी बोलते हैं। ठीक, ईसीजी संक्षेप उसमें शॉर्ट में। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। सोनार का फुल नेम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। अच्छा देख लीजिए, दो चीज़ें बात यहाँ आई। रडार में किसका प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनार में प्रसरब तरंगों का प्रयोग करते हैं जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। वे तरंगें प्रसरब तरंगें होती हैं और उनका प्रयोग सोनार में करते हैं। सोनार किस लिए काम आता है? सोनार जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा का चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक, मात्रक। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO उन्होंने 45 डेसिबल 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस तीव्रता की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए सुरक्षित है? 45 दे देगा, ऑप्शन 40 दे देगा, 30 दे देगा, 32 दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 डेसिबल। प्रतिध्वनि वो होती है किसी परावर्तक वस्तु से, जैसे किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। ठीक, पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। और हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 1.1 सेकंड तक रहती है। ठीक है, 0.1 मतलब 1/10 सेकंड तक। एक बात ये, और किसी वस्तु को देखने पर हमारे आँखों में उस वस्तु की संवेदना कितनी देर तक रहती है? तो आँखों से देखने पर आँखों में किसी वस्तु की संवेदना जो है 1/16 सेकंड तक रहती है। ठीक, अब सुनने पर किसी वस्तु की संवेदना 1/10 सेकंड तक रहती है। ठीक, इसीलिए हम जो चीज़ सुनते हैं ना, वो चीज़ हमें जल्दी याद होती है। ठीक है, जो चीज़ हम देखते हैं वो थोड़ा कम याद रह पाती है। इसका रीज़न यही है, अगर सुनते और देखते दोनों हैं तो हमें जल्दी चीज़ याद होती है। ठीक, तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। माध्यम में 3 माध्यम दे रखा है, जल, इस्पात, नाइट्रोजन। ध्वनि में चाल का आरोही क्रम में रखिए। आरोही मतलब क्या? छोटे से बड़ा। सबसे कम ध्वनि की चाल किस में होगी? तो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन में सबसे कम ध्वनि की चाल होगी। नाइट्रोजन हो गया पहले पे, फिर इसके बाद जल आएगा, तीसरे पे आएगा इस्पात। तो 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो याद रखो हमेशा ध्वनि का वेग अधिकतम ठोसों में होता है, उससे कम द्रवों में होता है और सबसे कम गैसों में होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? धातु कैसी ठोस होती है। और निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए ध्वनि जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, बताइए किस में होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम जो ठोसों में होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद लिक्विड में, इसके बाद गैसेस में। तो इस्पात, ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें से होकर वह गमन करती है। और एक चीज़ और, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में होती है, इसके बाद लिक्विड में, इसके बाद गैस में। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? एल्युमिनियम में होती है। कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड। इसके बाद किस में होती है? स्टील में होती है, 5960 मीटर पर सेकंड। ठीक। इसके बाद आयरन में होती है, लोहे में। कितनी होती है? 5950 मीटर पर सेकंड। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है? ठोस में होता है। अगला VA, VW, VS, मतलब एस में सॉलिड, वाटर, एयर, वायु, जल, इस्पात, स्टील में ध्वनि की गति, स्टील है, जल है, वाटर है और एयर है, ये ध्वनि की गति है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? स्टील में होगी। इसके बाद किस में होगी? वाटर में होगी। सबसे कम एयर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो हवा में, पानी में, ग्रेनाइट में, लोहा में। लोहे में सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्वनि की तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैसों दोनों माध्यम में चल सकती हैं? बताइए। ध्वनि तरंगें जो है तीनों माध्यम में चल सकती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा उपयुक्त सही है। वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं, तिरछी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, विद्युत चुम्बकीय होती हैं, ध्रुवीकृत होती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। इस प्रकार के सवाल जो होते हैं बीपीएससी में आते हैं। 5 ऑप्शन देता है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक में से कौन सी है? अनुदैर्ध्य है, क्योंकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो तरंग ध्वनि तरंग है। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वे तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है तुम्हारा। नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, क्योंकि निर्वात जो है इसमें कोई माध्यम नहीं है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसलिए इनको यांत्रिक तरंग बोलते हैं। यांत्रिक तरंगे में किस प्रकार तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग जो है तीनों माध्यम में चल सकती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। इतनी बार सुनो, इतनी बार बोलो कि याद हो जाए। क्वेश्चन एकदम आते उड़ा दो एग्जाम में। ठीक है। ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें जो होती संचरण नहीं कर पाती। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं निर्वात में। ठीक। अगला क्वेश्चन, जब एक ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि में जो अपरिवर्तित रहती है। ठीक। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि जो है नहीं बदलती? बताइए। आवृत्ति, आयाम, चाल, तरंगदैर्ध्य। तो आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। एकदम दिमाग में बैठा लो, आवृत्ति जो है वही रहती है, जबकि चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करनी चाहिए, ध्वनि को प्रवर्धित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अगर प्रवर्धित करेगा तो ध्वनि की गूंज हो जाएगी और म्यूजिक जो है अच्छा सुनाई नहीं देगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि ध्वनि सुनने के लिए प्रवर्धित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम जो दूरी होनी चाहिए 16.5 मीटर होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे निकाला गया वो भी देख लीजिएगा। इन्होंने माना ध्वनि की चाल कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकंड, और गूंज सुनने के लिए जो है समय कितना लगता है? 1/10 सेकंड, क्योंकि हमारे किसी ध्वनि का जो असर रहता है हमारे कानों पे 1/10 सेकंड तक रहता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल 330 है, समय 1/10 है, दोनों सॉल्व करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब 33 वो दूरी है जो ध्वनि गई फिर टकरा के वापस आई। ठीक। 33 का आधा कितना हो जाएगा? 16.5, लगभग 17 मीटर के आसपास। ध्वनि के स्रोत व प्रवर्तित सतह
इस सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? लगभग 17 मीटर या 16.5 दे देगा ऑप्शन, या 17 मीटर दे देगा। लगभग 17 मीटर के आसपास रहता है। ठीक है, इतना याद रखो। ध्वनि का वेग अनुमानता है कितना है? लगभग ध्वनि का वेग जो है लगभग 330 मीटर पर सेकंड के आसपास है। ठीक, कभी कभी 332 मीटर पर सेकंड भी होता है। ठीक है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल ये होती है 3 इंटू 10⁸, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तभी क्या होता है जब कोई इसे पटाखा होता है या ठीक है जब आसमान में जाता है और फूटता है तो पहले हमें रोशनी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट का जो वेग है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है कि ध्वनि का वेग बहुत कम है। कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड है। 16 चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो भैया एक ही रीज़न है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा, ध्वनि नहीं चलेगी। तो चंद्रमा पर उनके कान में काम करना बंद कर देते हैं। गलत बात। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष से सूट पहने होते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता? ध्वनि प्रचारित करने के माध्यम की आवश्यकता माध्यम नहीं होता है। ठीक, कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ध्वनि शैलों से केवल अनुदैर्ध्य प्रकाश तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं, ना ही एक तो ना ही दो। ठीक है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली, अगर लंबाई कम होगी तो कम लंबी तरंगदैर्ध्य वाली ध्वनि उत्पन्न होगी। अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्ध्य उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्ध्य के व्यतिक अनुपाती होती है, अतः कम लंबाई की बांसुरी उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा, तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रगामी होती हैं, लेकिन ठोसों में या अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। प्रसरभ तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर देती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। सभी कथन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और प्रसरभ जो ध्वनि तरंगें होती हैं इनको 3 रेंज में बांटा गया है: अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अपश्रव्य जो होती है इनकी तरंगदैर्ध्य इनकी आवृत्ति जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के तक होती है। और पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक, और मनुष्य को श्रवण क्षमता से परे होती है। ठीक है, इनका उपयोग कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़े से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई की नाप लेने में, छिपी वस्तुओं को खोज करने में, द्रवों को गर्म करने में, या विविध चिकित्सीय अनुप्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनियाँ वे हैं जिनकी आवृत्तियाँ परा मतलब नामे से पढ़ लो भाई, पराश्रव्य, जिनकी आवृत्तियाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा मतलब जो जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उनकी सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बहुत बार मैं मतलब बोल चुका हूँ, तो याद हो गया होगा आपको। ठीक है, अगला, जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? सोनोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पराश्रव्य ध्वनियों पर आधारित एक ठीक चित्रांकन तकनीकी है।